आपने मुझे किसी का डेट ऑफ बर्थ, आप मुझे बताए नहीं किसका डेट ऑफ बर्थ है, मैं उस व्यक्ति कब मरेगा, किस जगह मरेगा, किस कारण से मरेगा, उसको कैसा परिवार मिलेगा, कैसे उसके माता पिता होंगे, कैसा उसका भाई बहन होगा, कैसा उसका कर्मा का वे हो, उसको क्या पसंद होगा, खाने में क्या पसंद होगा, सोचने में क्या पसंद होगा, रोमांस में उसको कौन सा वे पसंद होगा, एक एक चीज विश्लेषण कर सकता हूँ कुंडली के 12 भाव से। एस्ट्रोलॉजी के बारे में भगवत गीता में क्या लिखा है? जैसे आत्मा का कारक है, चंद्रमा मन का कारक, तो आत्मा जैसे शरीर को छोड़ा इंसान मृत्यु घोषित हो गया। मन एक ऐसा चीज है जो आत्मा रहेगा तभी मन रहेगा। क्यों? क्योंकि मून का जो एनर्जी है वो ऑलरेडी सन से कनेक्टेड है। अगर किसी को बेबी कंसीव करने में इश्यू हो रहा है तो एस्ट्रोलॉजर किस वे में हेल्प कर सकता है? लेकिन अलग अलग रिलीजन में जैसे कि मुस्लिम या अदर रिलीजन क्रिश्चियंस में उसमें इस तरह का चीज़ें नहीं होती है, तो उनमें ऐसा क्या होता है? वो लोग कैसे मतलब उनके लाइफ में और ये कनेक्ट कैसे करते हैं? शिवज जी, द ओपन टॉक शो में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। सबसे पहले ये जो एस्ट्रोलॉजी है लोग साइंस के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं और हाउ डज दिस वर्क? मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। उससे पहले आपका धन्यवाद जो आपने मुझे बुलाया, और साथ ही जो आपका स्टूडियो मतलब जो ये शो है ओपन टॉक शो, देखा जाए तो व्यक्ति का विचार हमेशा खुला हुआ रहना चाहिए, और जितना खुला विचार रहेगा उतना अच्छे ज्ञान का बोध होगा। तो ये नाम आपने बहुत अच्छा सेलेक्ट किया, थैंक यू। और जो आपका सवाल है कि ज्योतिष को हम विज्ञान की दृष्टि से कैसे देखें, कैसे हम इसको साइंटिफिक दृष्टि से देखें, इसको दृष्टि से देखना ही नहीं है, ये ऑलरेडी दृष्टि ही है। ओके। और दृष्टि, क्योंकि इसको मैं थोड़ा वेद की भाषा में बता दूं कि इसको वेद में चक्षु कहा गया है। ज्योतिष जो है वो आंख है। जो जैसे एक जो शास्त्र का मतलब शास्त्र अगर मान लो एक शरीर है तो शरीर का जो आंख है वही है ज्योतिष। ज्योतिष का लाभ है, जैसे आप साइंटिफिक तौर पे एक प्रमाण तो इसके मतलब इतने हैं जो मैं कम मतलब मेरा बुद्धि वहाँ पे कम पड़ जाए। हर क्षण को हर एक, जैसे कि आप मानते हो कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आप जैसे केमिस्ट्री की बात करें या फिजिक्स की बात करें, सबसे बेस्ट उदाहरण, मैं मिथिला से बिलोंग करता हूँ। मिथिला के एक शिक्षक हैं एस.सी. वर्मा सर। जो भी बच्चे प्राइमरी एजुकेशन में पढ़े होंगे एस.सी. वर्मा सर को जरूर जानते हो, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा फिजिक्स का बुक लिख के दिया। ओके। और वो खुद एक साइंस के प्रोफेसर हुए। तो उनका ये मानना है कि मैं क्योंकि एक साइंस का टीचर हूँ और मैंने देखा है कि हर चीज़ गति है, मतलब प्लैनेट्स का जो स्पीड है या प्लैनेट का रोटेशन है या जो भी, तो उसमें मेरे को ये देखने को मिला है कि ये चीज़ जो होता है ना कि मतलब प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं लोग, पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, पर मैं एक साइंस के टीचर होने के नाते, क्योंकि मैं साइंस पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ, पर हमारे जो लोकेलिटी के पंडित हैं वो बोल देते हैं इसका मंगल यहाँ प्लेस्ड है, इसके साथ ऐसा होगा, इसका मंगल यहाँ प्लेस्ड है तो इसके साथ ऐसा होगा। पर मेरे को लगता है कि ये फलित ज्योतिष जो है ना साइंटिफिक नहीं है। बाद में जब वो होता हुआ दिखता है तो मुझे मानने के लिए मजबूर हो जाता हूँ, और मुझे उस समय ये इस थ्योरी पे चलना पड़ता है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ठीक ज्योतिष भी अगर रिलेट करना हो तो उसके लिए आपको अपना बर्थ डिटेल्स चाहिए। मतलब जो बात है, अगर आप वैदिक कुंडली के हिसाब से, इसका और भी ऐसा नहीं कि आपके पास बर्थ डिटेल्स नहीं तो आपके बारे में नहीं जाना जा सकता। आपका ऑरा रीडिंग किया जा सकता है, आपका पाल्म दिखा जा सकता है, क्योंकि इसको सामुद्रिक शास्त्र कहा गया है। समुद्र का अंत कितना है ये था लगाना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, कहीं पे थोड़ा कम होगा, कहीं पे थोड़ा, तो ये सब गुप्त विद्याएं में इसको काउंट किया गया है। okay. ये सारा रिसर्च सेक्टर में। और जो चीज़ हमको प्रमाण मिल जाता है उसको हम कहते हैं कि ये साइंटिफिक हो गया। हमारी बौद्धिक क्षमता ही उतनी अभी तक नहीं इतना डेवलप नहीं कर पाए कि हम उस वेदांत भाषा को सारा चीज को प्रमाणित कर पाए, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रमाणित है। हमारे क्या कहीं न कहीं रिलेट करता है? जैसे मैंने सुना कि ये जो एस्ट्रोलॉजी है ये नक्षत्र से रिलेट करता है। बिल्कुल बोलता है, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। हाउ, कैसे होता है वो? जैसे मान लो आपका ये टेबल है, ठीक है। ये टेबल जो है एक राउंड सर्कल में है, तो ब्रह्मांड एक राउंड सर्कल में है।
अब इसी सर्कल में एक अर्थ है जिसके चारों बगल से 9 ग्रह घूम रहे हैं, जो हमको 7 ग्रह दिख रहे हैं। 2 ग्रह को हम मतलब मून का ही नॉर्थ नोड ऑफ मून को राहु कहते हैं और साउथ नोड ऑफ मून को केतु कहते हैं। अब ये एक पिज्जा का, आप मान लो पिज्जा है या एक घर है, इसको 12 डिवाइड में बांटा गया, जो 12 हाउस है। हर हाउस एक रिश्ता को, एक चीज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लो किसी का 10th हाउस 9th हाउस पीड़ित है, मतलब ज्योतिषी भाषा में अगर खराब है तो उसको पिता के सुख में अभाव आएगा, उसको लक में सपोर्ट नहीं मिलेगा। 4th हाउस 3rd हाउस पीड़ित है, उससे एक सब्जेक्ट मैच कराते हैं। मुझे थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहिए। जी। मान लो कोई एक हम ग्रह ले लेते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर ग्रह है, ठीक है। एक ग्रह से एक इंसान का, हाँ, एक ह्यूमन का, ओके, उनके साथ जो एक उनका ग्रह मैच करता है, हाँ, वो किस तरह से करता है, क्या रिलेट करते हैं उनके जन्मदिन से, किस तरह से कनेक्ट होता है, मुझे उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, इसको कनेक्ट कैसे करता है, चाहे वो फ्यूचर हो, डेस्टिनी हो, या पास्ट हो, या उसका प्रेजेंट हो। अगर हम किसी भी मतलब ग्रह से उनको हम बताते हैं कि आपकी ग्रह ये है, वो है ना, उससे आप कनेक्ट करते हैं, फिर उससे हम बताते हैं कि आपका ये आपका मतलब एस्ट्रोलॉजर में यही होता है, करेक्ट, जितना मैं समझता हूँ। ओके, तो मुझे एक पर्टिकुलर एक ग्रह के बारे में बताइए कि इस तरह से ये पर्टिकुलर चीज को इससे रिलेट करता है। दिस इज हाउ इट्स वर्क। जो हम बात कर रहे थे कि साइंस और एस्ट्रोलॉजी तक दोनों कनेक्ट हो जाएगा, जितना मुझे समझ आता है। बहुत सुंदर, आपका सवाल भी बहुत सुंदर है, और इसको मैं एक नहीं 2 प्लैनेट से कनेक्ट करूंगा, जिससे आप थोड़ा और सरल भाषा में समझ। ग्रेट। जैसे आपने एक प्लैनेट बोला, तो मैं यहाँ 2 प्लैनेट इसलिए बोल दिया क्योंकि जैसे आप बोलोगे मम्मी और पापा, तो पापा को रिप्रेजेंट करता है सन, अब मम्मी को रिप्रेजेंट करता है मून। ओके, तो सन जो है, सन आत्मा का कारक है, बॉडी के अंदर जो एनर्जी वर्क कर रही है, एनर्जी इन द सेंस कि जो जिसका ऑपरेटर कोई और है, जो यूनिवर्स, जो मान लीजिए गॉड बोल लीजिए, अल्लाह बोल लीजिए, भगवान बोल लीजिए, जो भी शब्द, तो जो कंट्रोल कर रहा है, जो क्रिएटर है इस वर्ल्ड का, वो आत्मा को कंट्रोल कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपको पूरा कंट्रोल कर रखा है। ये जो कोई बोलता है ना कि आप खुद का गलती से कल अपना समय बर्बाद कर लिया और भगवान को दोषी दे दिया, प्लेनेट को दोषी दे दिया, ये सब डरपोक आदमी है। ओके, भगवान ने सिर्फ आपको 12 वर्ष तक थोड़ा प्रारब्ध दिया है, वो प्रारब्ध भी आपने स्वयं रचा है। जैसे कि इसमें वर्णित है इस बात का कि बच्चे की माता के कर्म से उसके शुरुआत के 4 वर्ष निर्धारित होते हैं। बच्चे की माँ ने जैसा अच्छे काम किए होंगे, उससे उस बच्चे का 4 वर्ष निर्धारित होता है। 4 से 8 जो वर्ष होता है वो पिता के कर्म से निर्धारित होता है, और 8 से 12 उसके गुरु के कर्म से निर्धारित होता है। 12 के बाद उसको हर कर्म का जवाब यहाँ देना पड़ता है, और 12 तक उसको प्रारब्ध इसलिए यहाँ पे मिला है क्योंकि पास्ट कर्मा जो उसका था, इसीलिए उसको ऐसे परिवार मिले, ऐसा इकोसिस्टम मिला। अब मान लीजिए 2 ट्विंस चाइल्ड है, दोनों एक ही गर्भ से निकला है, एक यहाँ पल रहा है, एक कहीं और पल रहा है, दोनों का इकोसिस्टम अलग होगा, इफेक्ट आएगा। दोनों में भले बहुत सारी चीज सिमिलरिटीज होगी, लेकिन बहुत सारा चीज डिफर होगा। एक घर के भी अंदर हो सकता है तो डिफर आएगा। ये इसलिए आएगा क्योंकि एक कॉन्शियस माइंड जो हम बोलते हैं कि जो हमारा जो चेतन मन है, एक सुपर कॉन्शियस कहते हैं, जो कहीं ना कहीं एनर्जी से कनेक्टेड होता है, जिसको आप इंट्यूशन पावर या जो भी कह रहे हैं। तो अब भगवान ने शुरुआत का लाइन लिखा, आपको माता पिता के माध्यम से इस दुनिया में दे दिया। अब आगे का लाइन आपका कर्मा लिखेगा, करेक्ट। और आपका कर्मा जो है वही सच्चा धर्म, जो अगर बोला जाए ना तो आपका कर्म ही सही धर्म है। अब आप बोलोगे कि मेरे लिए ये रास्ता उचित है, वो बोलेगा मेरे लिए वो रास्ता उचित है। जिस रास्ता से इस समाज का कल्याण हो जाए और साथ ही आपका कल्याण हो जाए, उसी को धर्म कहते हैं। इसमें बस एक ही फर्क है यहाँ पे, जिस कर्म से आपको सैलरी मिलता है, जिससे आपका उन्नति हो रहा है, उसको सिर्फ कर्मा कहते हैं। और जिस कर्म से जगत का भी कल्याण हो रहा है और साथ में आपका भी कल्याण हो रहा है, उसको धर्म कहते हैं। ये आपको एकदम शाब्दिक रूप से, मतलब जो दूसरे के बारे में भी, समाज के बारे में सोचे और उसके साथ साथ अपने बारे में भी सोचे, वो एक तरह से धर्म के श्रेणी में आएगा। और जो एक मतलब हाँ मैं नौकरी कर रहा हूँ, मेरा सैलरी आ रहा है, मेरा घर चल रहा है, मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं, मैं सुबह 7 बजे गया, शाम को 7 बजे आइए, तो ये आपका प्रैक्टिकल कर्मा में आ गया कि आप अपने लिए ईमानदार हो। लेकिन जो समाज के लिए ईमानदार, आप सोचिए कि सारा व्यक्ति अगर समाज के लिए ईमानदार हो जाए, समाज हमारा कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं,
खुद के साथ भी बेईमानी करते हैं, समाज के साथ भी बेईमानी करते हैं। तो वो जो है एक धीरे 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 हमारा स्तर गिरा देता है। ये वही बात हो गई जैसे कोई बहू अपने सास से बेहतर दाल नहीं बना सकती है। तो आप देखो दिनों बाय दिनों हमारा दाल का टेस्ट का क्वालिटी कितना डाउन हो गया। ठीक है, मतलब एक लौकिक रूप से एक उदाहरण दिया। और जैसे सूर्य जैसे आत्मा का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है। तो आत्मा जैसे शरीर को छोड़ा, इंसान मृत्यु घोषित हो गया। ठीक है, और मन एक ऐसा चीज है जो आत्मा रहेगा तभी मन रहेगा। क्यों? क्योंकि मून का जो एनर्जी है वो ऑलरेडी सन से कनेक्टेड है। और कोई भी प्लैनेट तभी आपको इफेक्ट दे सकता है जब आपके अंदर सन एग्जिस्ट करता है। आप बोलोगे कि सन एग्जिस्ट तब करेगा जब जुपिटर आपको शरीर देगा। तो हर प्लैनेट का एक एक रोल है, सबका डिपार्टमेंट बटा हुआ है। जो फाइनेंस मिनिस्ट्री उसको फाइनेंस देखना है, जो डिफेंस में उसको डिफेंस देखना है। सबका अपना अपना एक रोल है। एक लीडर है जिसका नाम है सन, और यही सोलर सिस्टम का हमारे पे इफेक्ट होता है। एक हमारे पे ही नहीं, जो जीवित वस्तु है और जो निर्जीव वस्तु है सब पे इफेक्ट पड़ता है। जो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट पे है। अब जैसे बोलिए कि आप बोलिए कि मैं सूर्य को नहीं मानता, अब मैं बोलूंगा कि मैं सूर्य को प्रतिदिन आराधना करता हूं। तो सूर्य इतना निष्पक्ष है, जो मानता है उसको भी समान प्रकाश दे रहा है, जो नहीं मानता उसको भी समान प्रकाश दे रहा है। कोई क्या वाइब्रेशंस होता है क्या, कनेक्शंस? बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। कि सूर्य जो है वो आत्मा का कारक है, और वो लीडर, उसको तो सन को लीडर का क्वालिटी दिया गया, मतलब लीडर का पोजीशन दिया गया है 9 प्लैनेट में। तो ऐसा नहीं कि वो लीडर है तो उसकी महत्वता ज़्यादा है, किसी की महत्वता कम है। सबको अपने गुण के हिसाब, जैसे आप बचपन में क्लास में जब पढ़ रहे होगे तो आपके बहुत सारे सहपाठी होंगे, बहुत सारे क्लासमेट होंगे, लेकिन उस समय सब साथ पढ़ रहे थे। फिर जिसके बाद जिसके अंदर जो गुण था वो उस डिपार्टमेंट में चला गया। उसी हिसाब से आप समझो एक क्लास है जिसमें 9 विद्यार्थी हैं, 9 को अपने अपने स्किल के हिसाब से पोजीशन दे दिया गया। और उस पोजीशन देने का सिर्फ ये है कि ब्रह्मांड संतुलित रहे, ब्रह्मांड में असंतुलित ना हो। जैसे हम मानव हैं तो मेरे अंदर एंजल एनर्जी, डिवाइन एनर्जी, मतलब दोनों है। मतलब अगर देखा जाए, इसको मैं अपने भाषा में कहूं तो देव और असुर गुण दोनों हमारे अंदर है। कहाँ मुझे देवत्व दिखाना है और कहाँ मुझे असुर गुण दिखाना, दोनों गुण का अपना महत्व है। क्योंकि ऐसा नहीं कि असुर जो है वो निगेटिव एनर्जी है तो बहुत खराब है, क्योंकि पॉजिटिव का महत्व तभी है जब निगेटिव है, क्योंकि दोनों तो ईश्वर के ही संतान है। तो ईश्वर का एक संतान अच्छा, एक संतान बुरा नहीं हो सकता है। वो हमारा देखने का दृष्टि है कि हम किस नजरिए से देख रहे हैं। जब मैं जंगल जाऊंगा और मेरी दोस्ती किसी प्लांट से हो जाएगी, मैं उस प्लांट पे इमोशन, तो उसके लिए वो हिरन दुश्मन है, उसके लिए उसका शेर मित्र है। और जब मैं हिरन से दोस्ती करूंगा तो उसके लिए शेर दुश्मन है। और वो घास देखो कि अगर शेर आ रहा है तो वो हिरन को खा रहा है, हिरन आ रहा है तो घास को खा रहा है। तो देखने का नजरिया है कि परिस्थिति में आपका मित्र कौन है, शत्रु कौन है। तो भगवान ने इसलिए शरीर में देवगुण और असुर गुण दोनों इसलिए डाला है कि हमको किस समय क्या निर्णय लेना है स्थिति के हिसाब से, वो हमारे आने वाले टाइम को रिफ्लेक्ट करेगा। हमारा जैसे आज मैंने एक चीज पे कोई पथ पे लिया, इससे हो सकता है किसी का नुकसान हो जाए, किसी का भला हो जाए, लेकिन उससे आने वाला समय पे क्या रिफ्लेक्ट पड़ेगा उसको ध्यान में रखते हुए हमेशा निर्णय लेना चाहिए। तो मोस्टली लोग जवानी में गलत निर्णय लेते हैं, और ये कहावत भी बन चुकी है, खास करके नॉर्थ इंडियन ज्यादा बोलते हैं कि वो जवानी ही क्या जो सोच के निर्णय ले। ठीक है, तो ये, और खास करके आज का जो जनरेशन है, आप जिसको ये क्या तो नाम है, जेनजी जनरेशन, भैया बहुत खतरनाक जनरेशन है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, आपको क्यों लगता है? मतलब खतरनाक इनको बोलना मतलब इनका कोई निगेटिव परसेप्शन नहीं है मेरे को इनको लेके, बस खतरनाक शब्द जैसे संजय दत्त जी को जैसे फिल्म स्टार में एक अलग व्यू से देखा जाता है, वैसे मुझे इस जनरेशन के बारे में ये चीज कहूंगा कि ये टेक्निकली बहुत स्मार्ट है, प्रैक्टिकल लेवल पे ये बहुत ज्यादा मतलब बच रहे हैं। मतलब इन्होंने दादी माँ की कहानी नहीं सुनी, इन्होंने पौराणिक कहानी नहीं सुनी, इन्होंने जीपीटी को बोला दादी मैया का 50 स्टोरी दो, जीपीटी ने इनको 500 स्टोरी। अब वो जो दादी माँ मेरे को पूरे जीवन में 50 स्टोरी सुनाई, वो जो उनके मुखवाणी से, जैसे आप वेद पढ़ लो और गुरु के मुखवाणी से वेद पढ़ो, दोनों में फर्क है। इनको गुरु मुखवाणी शिक्षा नहीं मिल रहा है,
इनका गुरु जो है वो एआई बन चुका है, और वो एआई किसी का सगा नहीं है। आज इस टेक्नोलॉजी का आप सम्मान करो, यही टेक्नोलॉजी कभी आपके लिए घातक भी सिद्ध होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जो कारक है वो हमारे राहु देव है, और राहु देव का जब अपना स्वार्थ सिद्ध होता है तो बहुत अच्छे प्लैनेट है। राहु देव का जब अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है तो देवता असुर सब समुद्र में डूब जाए, अमृत तो हम लेके जाएंगे, उन्होंने एक परिचय पहले भी दे रखा है। तो कब ये अमृत लेके चलेंगे और कब पूरा विध्वंस में जाएगा, हमको लगता है उसमें अभी समय है, लेकिन होगा जरूर, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है ये जो जनरेशन है, इनके जो पोता छर पोता होंगे वो इनको इस चीज का रूबरू करवाएंगे। उस समय हमें इस जनरेशन को हमारे पुराने 2 जनरेशन वाले की बात जरूर याद आएगी, उन्होंने सचेत करके गए थे। एक हमने ना रेवोल्यूशन देखा, ये हम अगर बात करें जनरेशन की, है ना, हमने रेवोल्यूशन देखा हमारे माँ बाप, हमारे दादा दादी और हमारी जो प्रेजेंट जनरेशन है, जो कि एआई के बेसिस पे बहुत मतलब सपोर्ट के साथ चलता है, एआई के सपोर्ट के साथ। ओके, जो हमें लगता है कई सारे इसका है और ये सच्चाई भी है। ओके, और तो इसका फ्यूचर वर्जन आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है? देखिए, जैसे हर चीज का एक सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष होता है, पॉजिटिव निगेटिव। तो पॉजिटिव भी मुझे दिख रहा है और निगेटिव भी दिख रहा है, क्योंकि मैं न्यूट्रल होके देख रहा हूँ, ना मैं इनके फेवर में हूँ ना मैं इनके अपोजिशन में हूँ। इनका पॉजिटिव फैक्टर ये है कि ये बहुत अच्छे रिसर्चर होंगे, बहुत अच्छी चीज को खोज करेंगे, और जो वेद की भाषा को, जो हमारे ग्रंथ पुराण की भाषा को कोई प्रमाणित नहीं कर पाए, ये जनरेशन पे ये गर्व होगा कि ये उस ग्रंथ की भाषा को प्रमाणित करेंगे। अच्छा। और बहुत बड़े लेवल पे करेंगे, छोटे लेवल पे बहुत बड़े लेवल पे करेंगे। लेकिन उसी ग्रंथ की भाषा का जो दुरुपयोग होगा, जैसे आज मान लीजिए आप, सबका अपना अपना किस्मत होता है कि गुरु कैसे मिलेंगे। अगर किसी का किस्मत अच्छा है कि उसको किसी उच्च श्रेणी के गुरु मिले हैं, जिस गुरु के पास वाकई बहुत अच्छा ज्ञान है, उनका गाइडेंस तो हो जाता है। मान लो किसी के जीवन में कोई चंडाल गुरु आ गए तो उसका जीवन भी नाश होता है, साथ में 2 जनरेशन का नाश करके जाते हैं, क्योंकि गुरु ही भाग्य विधाता है, अब गुरु ही भाग्य को नाश भी करता है। राइट। तो अब डिपेंड क्या है कि ये, अब जैसे देखोगे कि एआई को भी नॉलेज चाहिए। नॉलेज कहाँ से आएगा? डाटा से आएगा। ये डाटा इनको मिल कहाँ से रहती है? यही हम इधर उधर से कलेक्ट कर रहे हैं। अब इस डाटा को, जैसे किसी के पास नहीं है नॉलेज, तो हम उस पर हावी हो सकते हैं। और यूनिवर्स का एक नियम है, बहुत पुराना, ये लिखा हुआ है कि शेर को नींद बहुत आएगा, सांप को डर बहुत लगेगा, और विद्वानों में एकता नहीं होगी, तो सोसाइटी बैलेंस रहेगा। अब कहिए विद्वान भी है और एकता का अभाव भी है, तो फिर ये कैसी विद्वता? क्योंकि यूनिवर्स में एक श्राप पड़ा हुआ है कि अगर शेर को नींद ज्यादा ना आए तो उसको भूख नहीं लगता, उसका पैशन है शिकार करना। तो वो जब नींद में है, उठा, शिकार किया, अपना पैशन को फुलफिल किया। सांप को अगर डर नहीं लगेगा तो वो बिल में नहीं जाएगा। जो उसको अपने स्किल का पता हो जाए तो वो बिल में नहीं, सामने वाला व्यक्ति बिल में जाएगा, जो भी सांप के जहर से मर सकता है। और विद्वानों में एकता का अभाव इसलिए कहा गया है, अगर सब विद्वान, मान लो हम और आप इंटेलेक्चुअल लेवल पे बहुत हैं और हमारे आपका वैचारिक मतभेद नहीं हुआ और सब विद्वानों एक हो गए, तो सोचो मूर्ख का ये क्या हाल करेंगे? तो मूर्ख भी तो कहीं एग्जिस्ट करता है, करेगा। तो वही चीज है कि विद्वान का भी अपना एक स्थान है, और हर विद्वान एक अपना मूर्ख मंडली लेके चलता है कि ये मेरा जजमान है, ये मेरा जजमान का मतलब मूर्ख नहीं, कहने का मतलब एक कम्युनिटी को वो लेके चल रहा है कि उसको गाइड कर रहा है, मतलब उसको वो गाइड कर रहा है। तो 2 विद्वानों में अनेकता होती है, एकता की अभाव होती है। लेकिन अभी मेरे हिसाब से कि अगर विद्वता में लिबरल, मतलब थोड़ा लिबरल होना चाहिए, थोड़ा एक वैचारिक मतलब सलाह मुशैरा दोनों के बीच में होना चाहिए, और जग कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। अपने निजी प्रॉफिट के वजह से सोसाइटी को अनबैलेंस नहीं करना चाहिए। करेक्ट। आज जैसे मैं इस टॉपिक को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, लेकिन क्योंकि इससे कनेक्ट कर देता हूं, धर्म, कोई भी धर्म आप उठा लो, धर्म, देखिए धर्म तो एक है, सनातन। और मैं इस टॉपिक को इसलिए उठाया क्योंकि अगर कोई मान लीजिए कोई वे सीख रहा है, कोई बुद्धिज्म के पथ पे चलना चाहता है, कोई इस्लामिज्म, तो उससे
ईर्ष्या क्यों, उससे द्वेष क्यों? हम्म, वो भी तो मेरा भाई है, अब वो मेरा ही है। ये बात भाई बोल के उसको और गलत नहीं सिद्ध करना है कि नहीं हम उसको भाई मान रहे हैं तो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम्म, वो मेरे ही जैसा दिखता है और मेरे ही जैसे वो सारा चीज, उसके अंदर भी वही ब्लड सेल वही सब कुछ है। तो फिर ये जो वैचारिक मतभेद हो रहा है ये क्यों हो रहा है? ये अगर आप मान लीजिए कोई हिंदुइज्म से होगा तो शिव जी को तो मानता होगा, तो शिव जी को मानता है, शिव परिवार से वो क्या सीख रहा है? शिव जी हैं, उनकी पत्नी है माँ पार्वती, बेटा है कार्तिकेय, छोटा बेटा है गणेश, पिताजी के गले में सर्प है, माताजी का वाहन शेर है और बड़े बेटा का वाहन मोर है, छोटे बेटा का वाहन चूहा है। और ये सब मृत्यु लोक में आते हैं तो सब एक दूसरे का भक्षण पान करते हैं। और शिव लोग, शिव परिवार क्या सिखा रहा है कि मानव वही है जो बाघ और बकरी को एक साथ एक घाट पे पानी पिला ले। ये गुण सिर्फ मानव के अंदर है, और अगर ये गुण नहीं है तो वो अपने आप को मानव की श्रेणी में न गिने, वो अपने आप को पशु के श्रेणी में गिने। अगर उससे लड़ना है, कट्टरवाद, उसके अंदर कट्टरपंथी है या जो भी वो अपने विचार को लेके रिजिड है, तो वो अपने आप को पशु श्रेणी में गिने। अगर पशु मानव श्रेणी में अगर वो अपने आप को गिनता है, सबसे पहले विनम्रता सीखना चाहिए, विवेक। क्योंकि कहता है ना, जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो बस यही विवेक ही सबसे बड़ा ज्ञान है। ओके शिवेश जी, एक बात बताओ, जो एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी का बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है? एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली है क्या आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से एस्ट्रोलॉजी एक, जैसे सब्जी में नमक की जरूरत है ना, तो जीवन में वैसे ही ज्योतिष नमक अनुसार जरूर होना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि रोटी बना रहे हैं तो जितना उसमें आटा चाहिए या जौ चाहिए उतना, लेकिन सब्जी में जितना नमक है उतना, जैसे शरीर के आकार में एक नेत्र की जरूरत है, ठीक उसी प्रकार जीवन में नेत्र का जितना स्थान बॉडी में है उतना ज्योतिष का स्थान अवश्य होना चाहिए। और आने वाले समय पे गवर्नमेंट को भी इस पे वर्क करना चाहिए। मैं थोड़ा सा टॉपिक से डाइवर्ट हो रहा हूँ क्योंकि सवाल उससे रिलेटेबल था, तो वो मेरे को लगा कि बेसिक एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज एजुकेशन सिस्टम में जोड़ना चाहिए। और इसको मैं प्रमाणित कैसे कर रहा हूँ कि जैसे कि सोलर सिस्टम का इफेक्ट होता है। अब बोलोगे भैया कैसे होता है, तो इसमें 100 बात का एक बात है कि कोई इंसान जन्म ले रहा है, कोई मर रहा है, हर का रेशियो बैलेंस है। और ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि हम आने वाले काल को और बीते हुए काल दोनों को न्यूट्रल भाव पे देख सकते हैं। तो देखने की क्षमता देता है, क्योंकि चक्षु कहा गया इसको वेद में। चक्षु का मतलब आंख, तो ये वेद का आंख है। तो ज्योतिष, आप सोचिए कि हमारे जीवन में आंख की क्या जरूरत है। तो जैसे हमारे जीवन में आंख की आवश्यकता है, हम, हो सकता है कोई अंधा व्यक्ति होगा तो वो दूसरे अपने सबकॉन्शियस माइंड से देखेगा, वो अपने दूसरे और तरीके से देखेगा, लेकिन आंख की जो आवश्यकता है, ठीक उसी प्रकार एक बुद्धिमान पुरुष के लिए, एक बौद्धिक पुरुष के लिए ज्योतिष उतनी ही आवश्यकता चीज है। कोई अगर जानना चाहता है कि मतलब किसको रिक्वायरमेंट है कि उनको जनरली एस्ट्रोलॉजी के पास जाना चाहिए, ओके, और अगर वो जाएंगे वो अपने बारे क्या डिस्कवर कर सकता है? एस्ट्रोलॉजी के पास मतलब जाएंगे क्या, वो ऑलरेडी वहाँ पे हैं। नहीं, मान लो मैं एक आम इंसान हूँ, ठीक है, मैं हमारी ये एपिसोड देख रहा हूँ, ठीक है, आपसे बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मैं एक ऑडियंस हूँ, मेरे हमारी यहाँ पे आए, उनके सवाल है कि मेरे को एस्ट्रोलॉजी के पास क्यों जाना है, ओके, और मेरे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो मुझे लगता है कि मुझे एस्ट्रोलॉजी के पास जाने से एक हेल्प मिलेगा, चाहे वो आप हो या कोई भी हो, अगर हेल्प मिलेगा मुझे जाना चाहिए। ओके, तो मुझे ये जानना है कि मुझे आपके पास क्यों जाना चाहिए, एक एस्ट्रोलॉजर के पास क्यों जाना चाहिए? मैं आपसे इस सवाल का जवाब देने से पहले एक सवाल करना चाहूँगा। हाँ जी। मेरी माताजी बहुत पढ़ी लिखी, मेरे पिताजी बहुत पढ़े लिखे, मुझे स्कूल क्यों जाना चाहिए? और स्कूल जाना चाहिए ऑब्वियसली शिक्षा के लिए, शिक्षा के लिए। उससे मुझे शिक्षा मेरे माता पिता भी दे सकते हैं, सर्टिफिकेट का क्या जरूरत है, एकेडमिक क्या जरूरत है? एकेडमिक, ओके, अगर उस वे में देखेंगे तो आई थिंक वो हमें हेल्प करते हैं भविष्य में एक रोशनी का काम करता है। ठीक उसी प्रकार जब हम जीवन को आने वाले दृष्टि से जब देखेंगे कि हमें आने वाले 10 साल में हम अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, तो बिना ज्योतिष का हम नहीं देख पाएंगे। ओके, तो मुझे ये जानना है, अगर ज्योतिष देखेंगे, जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या काम करती है, क्या बताता है डेट ऑफ बर्थ?
डेट ऑफ बर्थ, जैसे कोई वैदिक कुंडली हम बनाते हैं तो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, तो उससे क्या है कि आज के डेट में गणित ज्योतिष का जो महत्व था ये सॉफ्टवेयर बहुत खा चुका है, खत्म कर दिया। अभी मैं इतना गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अभी आपके पॉडकास्ट में जितने एस्ट्रोलॉजर आए होंगे या अभी जितने पॉडकास्ट में एस्ट्रोलॉजर चल रहे, और भी बहुत सारे पॉडकास्ट में, आप गणित ज्योतिष से उनसे 2 सवाल करो, मैं कहता हूं 100 एस्ट्रोलॉजर में 2 एस्ट्रोलॉजर को पता है। ये सब 2020 के बाद जो आने वाले जो एस्ट्रोलॉजर है इन सब की यही हाल है। क्यों? ऐसा नहीं कि उनके अंदर योग्यता नहीं हो, गणित ज्योतिष नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि उनको सीखने में इंटरेस्ट ही नहीं। जो बोल रहे हैं जो काम सॉफ्टवेयर कर दे रहा है, क्यों मैं 2-3 महीने के महादशा के आगे पीछे के लिए अपना मेहनत करूं? उसके बारे में हम बात करेंगे, आगे बात करेंगे। हाँ। तो गणित ज्योतिष का जैसे महत्व खत्म हुआ है, ठीक उसी प्रकार आने वाले समय में फलित ज्योतिष का भी महत्व खत्म होगा। जैसे क्योंकि अब देखिए कि एआई भी प्रिडिक्शन दे रहा है, या जो भी कह लीजिए, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ से कुंडली बनता है। डेट से ये कि उस दिन कौन सा तिथि है, चंद्रमा और सारे राशि, सारे ग्रह कौन से प्लेसमेंट में है, कौन से राशि में है, और जो प्लेस ऑफ बर्थ है उस लैटिट्यूड और उस लॉन्गिट्यूड पे, उस मतलब उस जगह पे कोई व्यक्ति खड़ा है और उस जगह से खड़ा होकर देख रहा है कि कौन प्लैनेट कहाँ पे है, जिस प्लैनेट का जो पोजीशन है वही उसका बर्थ लग्न चार्ट बनता है। उसी चार्ट के हिसाब से प्रिडिक्शन किया जाता है ग्रहों के प्लेसमेंट के हिसाब से। मान लो अगर हमें एक पर्टिकुलर प्लेस का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के हिसाब से हमें मिल जाता है, हम उसमें मुझे एज ए एस्ट्रोलॉजर आप उसमें उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, इंसान को क्या मिलता है, मतलब क्या दिशाएं मिलता है कि उसको एज ए प्रेजेंट या फ्यूचर को बेटर कर सकता है। मान लो एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, उसमें आपके सवाल का जवाब दिया। आपने मुझे किसी का डेट ऑफ बर्थ दिया, राइट, आप मुझे बताए नहीं किसका डेट ऑफ बर्थ है, मैं उस व्यक्ति कब मरेगा, किस जगह मरेगा, किस कारण से मरेगा, उसको कैसा परिवार मिलेगा, कैसे उसके माता पिता होंगे, कैसा उसका भाई बहन होगा, कैसा उसका कर्मा का वे होगा। कर्मा कैसा होगा ये नहीं बता पाऊंगा, कर्मा का वे बता दूंगा। उसको क्या पसंद होगा, खाने में क्या पसंद होगा, सोचने में क्या पसंद होगा, रोमांस में उसको कौन सा वे पसंद होगा। एक एक चीज विश्लेषण कर सकता हूं कुंडली के 12 भाव से। हर एक भाव एक एक चीज को डिफाइन करता है। इंटरेस्टिंग। यही चीज मुझे जानना था कि एक्चुअली ये कैसे आप मतलब ये वर्क कैसे करता है। मैं कोई सब्जेक्ट लेते हैं, एक सब्जेक्ट है रमेश, ठीक, उसका डेट ऑफ बर्थ है मान लो 10/11/1995, ठीक है, सब्जेक्ट लिया, और एक रमेश नाम है और ये कहीं दिल्ली से बिलोंग करता है, ठीक, दिल्ली में मान लो छतरपुर, ठीक है, एक एग्जाम्पल है। तो उनका वो किस तरह से, मतलब उनकी जो राशि है, उनकी लाइफ है, वो किस तरह से डिफाइन करते हैं। देखो इसके लिए उनका कुंडली बनाना पड़ेगा एक चीज, लेकिन तो ये कुंडली बनते कैसे, मुझे ये भी जानना है। हाँ, जैसे ये कुंडली जो बनता है ये गणित ज्योतिष, जैसे इसमें सूर्य आदि स्पष्ट निकालना पड़ता है और देशांतर बिलांतर भयात विभूत का कैलकुलेशन करके इनका कुंडली बनाया जाता है। ये पंचांग इसके लिए चाहिए। अच्छा। कि जो छतरपुर में कितना डिग्री अंश जोड़ना है, कितना घटाना है, तो ये गणित ज्योतिष का भाग है। अब ये चीज सॉफ्टवेयर आसान कर दिया है, ठीक है। आपने सॉफ्टवेयर पे डाला नेम रमेश, सॉफ्टवेयर को अभी हटा देते हैं हम। वाई बिकॉज हम पहले सॉफ्टवेयर नहीं थे। इवन मेरा मानना है कि एक आम इंसान को सॉफ्टवेयर कम समझ आएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें हम चीजें सूर्यादि, सूर्य कितने ग्रह पे है, सूर्यादि स्पष्ट ग्रह, छतरपुर का हम निकाले, सूर्य का स्पष्ट ग्रह निकाले, सूर्य अभी छतरपुर से कितने डिग्री पे ये है, उस समय का स्पष्ट ग्रह निकाल लिए, देशांतर बिलांतर निकले, उनका लग्न चार्ट बन जाएगा, ठीक है, पंचांग के सहायता से। उस चार्ट से क्या निकाला सकता है, क्या अब उस चार्ट से उसके जो पूर्व जन्म था, जो पूर्व में उसने किस पॉइंट पे मरा है वो, और उसको ये परिवार क्यों मिला, और आगे किस पॉइंट पे वो जाना है, इसका एक ब्लूप्रिंट मिल जाएगा अपने को। तो मतलब ये तभी आप बता सकते हैं जब आपके पास वो चार्ट आ जाएगा जी, उसको रिव्यू करेंगे। अब जैसे कि मैं थोड़ा सा सरल वे में आपको, जैसे मकर संक्रांति है, तो मकर संक्रांति तो हम ऑन एन एवरेज देख रहे हैं कि 13 से 15 जनवरी के बीच में ही आता है। तो आपने रमेश का डेट ऑफ बर्थ 10 नवंबर बताया। अब 10 नवंबर को सूर्य जो होंगे
14 अक्टूबर से लेके 14 नवंबर तक सूर्य जो है तुला राशि में रहेंगे। ओके। अब जिसका भी जन्म 14 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच में होगा उसका सूर्य नीच का होगा। तुला राशि में सूर्य नीच के होते हैं। अब ऐसे भी इंसान को कमिटमेंट वाले चीज से बचना चाहिए। इसके कमिटमेंट फॉल्स बहुत होते हैं और नहीं तो अपने कमिटमेंट पे खड़े होने के लिए इनको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है क्योंकि सूर्य वहां थोड़े अनबैलेंस है। अब जिस भी व्यक्ति का जन्म 14 मई से लेके 14 अप्रैल से लेके 14 मई के बीच में होगा, इन सब का सूर्य उच्च का होता है। तो ये एक प्लैनेट के मतलब राशि के हिसाब से कि सूर्य का एक जो रोटेशन है वो रोटेशन एक ईयर है। एक राशि में सूर्य एक महीना रहते हैं। तो 12 राशि है तो 12 क्योंकि पहले बता दिया नवंबर, अभी फर्स्ट सेकेंड वीक ऑफ नवंबर, तो उससे मैं पकड़ लिया कि उस समय सूर्य जो होंगे तुला राशि में होंगे, इसलिए मैं उसके बारे में तुला राशि का 2 प्रेडिक्शन आपको दे दिया। ओके। अच्छा, ये जो हम वास्तु ये एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं, ओके, ये हिंदुइज्म में ज़्यादा बोला जाता है, राइट? लेकिन अलग अलग रिलीजन में जैसे कि मुस्लिम या अदर रिलीजन्स, क्रिश्चियंस में, उसमें इस तरह का चीज़ें नहीं होती है। तो उनमें ऐसा क्या होता है? वो लोग कैसे, मतलब उनके लाइफ में और ये कनेक्ट कैसे करते हैं? देखिए, सबसे पहली बात कि ज्योतिष, वास्तु या भी कोई भी गुप्त विद्या ये किसी रिलीजन के अधीन नहीं है। ओके। ठीक है। अब ज्ञान को अगर आप किसी रिलीजन से जोड़ दें तो वो गलत है मेरे हिसाब से, क्योंकि रिलीजन एक क्या है, वे ऑफ लाइफ है। और जो ये विद्या है ये धर्म का एक अंग है। धर्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ इतना कहता है कि ये जो विद्या है ज्योतिष शास्त्र, ये मेरा आंख है। अब आंख पे किसी का अधिकार वो सिर्फ और सिर्फ उस शरीर का अधिकार है, वो शरीर धर्म है। ठीक है। इस पे मतलब क्या है कि आपको मैं ऐसे बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूं कि आज जिस दिल्ली शहर में आप बैठे हैं, कम से कम मैं जितने को जानता हूँ 20% मेरे मतलब जो स्टूडेंट हैं मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, बुद्धिज्म है। और वो लोग वास्तु का काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आपको शायद हो सकता है कि क्योंकि जो व्यक्ति नहीं मानता है और या जो व्यक्ति खाली है वो बहुत अच्छे से समझता है, क्योंकि उसको प्रमाण मिलता है। और जैसे जैसे प्रमाण मिलता जाता है उसको विश्वास उसका दृढ़ होता जाता है, बढ़ता चला जाता है। इसको धर्म से तो मेरे हिसाब से नहीं, अलग अलग धर्म में, जैसे कि मुझे लगता है राशि तो हर धर्म में देखा जाता है जी, राइट? तो हर चीज देखा जाता है। वास्तु का तो आप देखोगे कि आर्किटेक्ट बुलाते हैं, तो वो लोग कैसे कनेक्ट करते हैं? आर्किटेक्ट के पास वास्तु का नॉलेज होता है पर वो क्रेडिट वास्तु वाले को नहीं देना चाहते हैं। मतलब नहीं, मेरा ये जानने का मतलब है कि क्या उनका दिखाने का तरीका अलग है? क्योंकि जितना मुझे समझ आता है, इसका बताया ना, ये गुप्त विद्या है। अच्छा। जैसे मैं मान लो जब मुझे कहता है कि जब जैसे एक माता का योनि गोपनीय रखा जाता है, गुप्त विद्या उतना ही गोपनीय रखा जाता है। जैसे मुझे अगर सामाजिक रूप से बात करनी होगी तो मैं वैष्णव का प्रशंसा करूंगा कि ये बहुत अच्छे हैं, ये सात्विक भोजन करते हैं। लेकिन मुझे अगर मान लो माता रानी के मैंने मनसा कबला किया है, या जैसे आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाओगे, जैसे माँ कामाख्या के दरबार में जैसे बलि प्रदान होता है, ये सब गोपनीय विषय है। जैसे माता का योनि गोपनीय होता है, ठीक गुप्त विद्या भी वैसे गोपनीय रखा जाता है। ये प्रचार का विषय ही नहीं, इस पे चर्चा होना ही नहीं चाहिए। ये मेरा गुप्त, जैसे अंदर का मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम, ये मैं सबको थोड़ी दिखाऊंगा कि मेरा लीवर का ये स्थिति है, ये गुप्त चीज है, इसको प्रचार का विषय ही नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार ज्योतिष जो है, इस पे आप चर्चा कीजिए, चर्चा करना दिक्कत नहीं है, पर ज्योतिष की जो गुड रहस्य है तो उसके बारे में कहा गया कि ज्योतिष सूत्रम पिता पुत्र न दीयते। एक पिता को भी पुत्र को नहीं देना चाहिए अगर उसको लग रहा है कि पुत्र इस सूत्र का दुरुपयोग कर सकता है। ये गुप्त विद्या है और ये प्राप्त भी उसी को होता है जिस ईश्वर जिसको चाहता है। आप मान लीजिए, आप संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, आप उसके ज्योतिष विभाग के बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं, आपने पूरे जीवन ज्योतिष पढ़ा है। एक सामने एक बच्चा आता है, उसके कुंडली में नवम भाव में गुरु केतु का कंजक्शन है और लग्न में उसका बुध बैठा हुआ है, मान लो बहुत अच्छी स्थिति है कुंडली में, चंद्रमा का भी प्लेसमेंट अच्छा है, सूर्य का भी प्लेसमेंट अच्छा है, और आपने जो जीवन भर ज्योतिष पढ़ा है वो बच्चा ज्योतिष नहीं पढ़ा है, वो किसी को प्रिडिक्ट कर रहा है, तुक्केबाजी में प्रिडिक्ट कर रहा है, क्योंकि उसका पूर्व जन्म का ज्ञान नवम भाव से चल रहा है, कैरी करके केतु लेके आ रहा है।
वो बोल दिया कि इस बच्चे का हमको लग रहा है कल एक्सीडेंट हो जाएगा, और आपको कुंडली में आपका सारा गणित वहां फॉल्स हो गया, आप देख रहे हैं योग है लेकिन इतना ज्यादा चांस नहीं है, आप लॉजिकल हैं क्योंकि आप ज्योतिष के प्रोफेसर है, तो ऑटोमेटिक आप एक साइंटिफिक चीज हो गया, आप उन्होंने पढ़ा है, आप प्रमाणित करो। वो बच्चा नहीं पढ़ा है पर वो बोल दिया और कल हो गया, आप मानने के लिए मजबूर हो जाइएगा। आप गणित ज्योतिष जरूर आप सीख सकते हैं अपने गुरु कृपा से, फलित ज्योतिष सिर्फ देव कृपा से आता है। वो कोई सिखा नहीं सकता। अगर कोई बोले कि मैं फलित ज्योतिष सिखा रहा हूं तो आप ये समझो कि वो आपको पॉसिबिलिटी की बात करेगा, श्योरिटी की बात कभी नहीं कर सकता। मतलब ये जो आपने एक बात बोली कि देव कृपा से आते हैं, देव कृपा से। ये देखो आजकल इसमें जितना बहुत इस मामले में बहुत लोगों के साथ बहुत लोग जाते हैं और ऐसे काउंसुलेशंस लेते हैं, पर उनको क्या हो कि रिस्पॉन्स नेगेटिव होता है। उसके बाद में जिनको कहते हैं ना कि आपकी देव की एक जो ताकत के साथ मिलता है, असली जो एस्ट्रोलॉजर है उनके साथ नहीं मिलता। हाँ, उनको उनका भी नाम बदनाम होता है। बिल्कुल होता है। तो मेरा इसमें ये जानना है कि कैसे पता लगेगा। बिल्कुल सही सवाल। अब जैसे आप अपने फैमिली डॉक्टर कैसे सेलेक्ट करते हो? पहले हम उनके बारे जानते हैं। और जैसे बहुत सारी चीज होती है जो कहा गया है कि गोपनीय होना चाहिए, वो उसका प्रचार, जिस व्यक्ति का ये चीज जितना गोपनीय होता है वो उतना मजबूत रहता है, उसके उतने शत्रु उसका बाल बाका नहीं कर सकता है। जिसमें सबसे पहला है आयु। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ पता है किसी व्यक्ति को, वो आपके बारे में हर कुछ जान रहा है। उसका है वित्त, मतलब ये कहा गया है, ये शुक्र नीति है, ये शुक्राचार्य ये नीति दे के गए हैं कि 9 बात गोपनीय होना चाहिए। उसमें एक आयु भी है, क्योंकि आयु अगर आपका किसी को पता है, वो जिस क्षण आपका शत्रु बनेगा वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। आयु हो गया, वित्त हो गया, गृह छिद्रम, घर का भेद, मतलब आपका सोर्स, हमको पता है कि साईं जी को कितना सोर्स ऑफ इनकम है, उनके पास कितना है, तो मुझे पता है कि अब मेरा जब इंटेंशन बुरा होगा, जब तक पॉजिटिव फैक्टर चल रहा है ठीक है, निगेटिव फैक्टर होगा तो मुझे इस चीज का मिसयूज और यूटिलाइज कैसे करना है वो मुझे पता है। गृह छिद्रम, घर का भेद, गुरु मंत्र, आपको गुरुजी ने क्या मंत्र दिया है, क्या गुड विद्या दी है, शेयर करने की चीज नहीं है। मैथुन, पति पत्नी के बीच में जो भी बातें रातें यादें हैं वो पति पत्नी तक ही होना चाहिए, माता पिता को भी जानने का अधिकार नहीं है। आज मैथुन क्रिया जो है वो इतना ज्यादा कूल हो चुका है। अब तो खैर हम लोग बहुत, अगर मेट्रो सिटी की बात देखूं और जो वेस्टर्न कल्चर जो ये कनाडा से लेके आ रहे हैं, ये जो वाइफ स्वैपिंग ये सब तो पूरा विध्वंसकारी है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि ये गुड विद्या है, गुप्त विद्या है, इसको जितना गोपनीय तरीके से रखा जाए ये उतना ज़्यादा अच्छा काम करेगा। और एग्जामिन कैसे करें, तो एग्जामिन करने का सिर्फ सरल एक तरीका है, आप उनसे अपने अतीत से जुड़े हुए सवाल के बारे में पूछिए कि मेरा इस कालखंड में क्या हुआ होगा। रिलेटेबल लगे तो थोड़ा प्रेजेंट में लेके आइए। क्या ये जो ऑनलाइन वाला है, क्या उसमें जाना चाहिए? ऑनलाइन वाले जो एस्ट्रोलॉजर बहुत होता है आजकल, एआई भी है, तो उसमें भरोसा कितना करना चाहिए? आपके किस्मत में ऑनलाइन मिलना है या ऑफलाइन मिलना है, आपका भी कुंडली तय करता है। मुझे जानना है हम किस पे ज्यादा भरोसा करें, जो हमारे सामने आते हैं एक सब्जेक्ट इंसान, और या हम जो ऑनलाइन पे जिससे हम देखते नहीं उनसे हमसे फोन पे बात करके एक कंसल्ट लेते हैं? आपको क्या लगता है? मेरा इसमें ये मानना है कि ऑफलाइन वाले का मार्केट ऑनलाइन वाले ने खराब किया, ठीक है, और ऑनलाइन वाले का छवि ऑफलाइन वाले ने खराब किया। दोनों एक दूसरे को इंसल्ट करके अपना रोटी सेक रहे, ठीक ना। ऑफलाइन पे ट्रस्ट करो ना ऑनलाइन पे ट्रस्ट करो। आप साइंस के स्टूडेंट हो, आप प्रैक्टिकल जो लॉजिकल लगे आप उस पर ट्रस्ट करो, सरल वे पे, ठीक है। आप ज्योतिष के ज्ञाता हैं, आपको मेरी कुंडली मिल गई, आप मुझे मेरे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट बताओ। अगर वो रिलेटेबल लगे तो बहुत बढ़िया, नहीं तो दूसरा मौका मत दो, ठीक है। दूसरा मौका जैसे ही आप दे रहे हो, आप पहले मौके में उन्होंने इंप्रेशन नहीं बनाया, वो बहुत अच्छे देवज्ञ होंगे, बहुत अच्छे साइंटिस्ट होंगे, बहुत अच्छे रिसर्चर होंगे, बहुत एक्सट्रीम लेवल के अच्छे एस्ट्रोलॉजर होंगे, पर उनका जो ऑरा है या उनका जो एनर्जी है वो अगर फर्स्ट इंप्रेशन में आपको प्रभावित डाला तो वो एस्ट्रोलॉजर आपके लिए है, नहीं डाला वो नहीं है। और एस्ट्रोलॉजर लाइफ में एक होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, क्योंकि ये वो चीज नहीं है जो आप दुकान बाय दुकान अपना डाटा लीकेज करते चलो और वो आपको फिर मिसगाइड करते चले।
हाँ, मान लो कि एक एस्ट्रोलॉजर से आप गाइड ले रहे हो, आपका ये चीजें हो सकता है कि जो एस्ट्रोलॉजर आपके लिए फायदेमंद हो सकता है आपके बच्चे के लिए ना हो। मैंने बोला ना, ऑरा कनेक्शन बहुत जरूरी है। जैसे हम किसी पंडित से पूजा करवाते हैं, तो अब ना ट्रेंड चल रहा है कि पंडित जी, पहले गण देखा जाता था, अगर मेरा देवगण है तो मेरे ब्राह्मण का भी देवगण होना चाहिए। गण अगर सेम नहीं है, वो पंडित जी लाख विद्वान है, मेरे लिए फायदेमंद नहीं है। अच्छा, हाँ, ठीक उसी प्रकार आपका अगर ऑरा मिल रहा है तो आप उनके साथ आगे का लाइफ कंटिन्यू करो, नहीं मिल रहा है आप उसको वहीं स्टॉप कर दो। आज की डेट में क्या हो गया है, पॉडकास्ट रील के माध्यम से, जो मैं उस फील्ड का हूं, मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, तो मेरे लिए रिसर्च का चीज है। मेरे को आप जितना नए लोग से मिलोगे, मेरा रिसर्च और मजबूत होता जा रहा है। okay. लेकिन जो इस फील्ड से नहीं है, वो जब इस फील्ड के बारे में पढ़ना सोचना शुरू करते हैं, मैं एकदम कड़े शब्दों में उनको कहना चाहूंगा, थम जाओ, रुक जाओ, क्योंकि ये जितना तुमको फायदा नहीं करेगा, उससे बहुत ज्यादा तुमको नुकसान करेगा। तुम इसके लिए नहीं चुने गए हो, क्योंकि ज्योतिष का एक आम इंसान के जीवन में सिर्फ नमक अनुसार उपयोग होना चाहिए, नहीं तो ये माइंड को इतना ज्यादा एक अलग, अब मान लो वो व्यक्ति आंख बंद करके चल रहा है और गिर जाए और बोले आज तो मेरा मंगल का दशा था इसलिए मैं गिर गया, तो अब चेतन मन का कोई उपाय नहीं है, अंधे आदमी का कोई उपाय नहीं है। उसको आंख होते हुए अगर कोई आंख बंद करके चल रहा है तो ये उसकी गलती है ना। अब उसमें मंगल, राहु, शनि या चंद्रमा वो कर रहा है, मतलब ये अपने आप को मूर्ख बना रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, जो मेरे हिसाब से। तो एक अब मतलब एक चेतन मन अगर है, खुला हुआ व्यक्ति आंख खोल के अगर चल रहा है, तो अगर प्रॉब्लम आनी भी होगी तो उसको वो बैलेंस कर सकता है, क्योंकि ज्योतिष एक वही जरिया जिसके प्रभाव को कम ज्यादा कर सकते हैं आप। प्रभाव जो होना है वो तो होके रहेगा। तो कौन कौन सी प्रभाव है जिसको मतलब जिससे एक इंसान मतलब अपने आप को सेव कर सकता है? जैसे कि एक कुंडली में 2nd हाउस और 7th हाउस होता है, मार्केश होता है, लॉसेस के टाइम होते हैं। मेरे हिसाब से इस सब टाइम में, जैसे आप मान लो आपका 6th हाउस एक्टिवेट है, आप एस्ट्रोलॉजर के पास गए, आपके एस्ट्रोलॉजर साहब बहुत अच्छे ये एस्ट्रोलॉजर हैं, पढ़े लिखे हैं, पर उनको आज की डेट के हिसाब से नॉलेज नहीं है, वो बहुत पुराने हैं और उनका जो सोचने का तरीका है वो उस सदी का है, उस तरीके से है। तो वो बोलेंगे कि थोड़ा रोग का संभावना है, क्योंकि रोग रिपुरीन 6ठे भाव से देखते हैं। मैं कहता हूँ 6th हाउस अगर तुम्हारा एक्टिवेट हो रहा है, किसी भी जातक जातिका का, उसको थोड़ा बोलो लोन ले ले, क्योंकि 6th हाउस क्या है, रोग रिपुरीन, या तो किसी से दुश्मनी ले ले। तो अगर कोई एक चीज भी का सब्सटेंस बढ़ जाएगा तो उसका दूसरा चीज बैलेंस हो जाएगा। जैसे मान लो कि नहीं वो लोन के खिलाफ है, वो दुश्मनी के खिलाफ है, तो शरीर पे रोग झेलेगा। मतलब उसको परेशान रहना है, अभी उसको परेशान रहना है, तो परेशानी का कौन सा वे चूज करना चाहता है, ये कर्मा आपके हाथ में, ये कर्मा पहले से निर्धारित नहीं। इसको ऐसे बैलेंस करते हैं। जैसे केमिकल इक्वेशन NaCl प्लस Mg कर रहे हैं, तो MgCl प्लस NaCl प्लस K कर रहे हैं, तो KCl प्लस Na बना रहे हैं, तो इसको बैलेंस कर रहे हैं। मतलब आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। अब किसी के आगे 2 लगा के या जो भी कह लीजिए, तो जैसे केमिकल इक्वेशन बैलेंस करते हैं, एस्ट्रोलॉजर का काम होता है प्रॉब्लम को, वो प्रभाव को कम ज्यादा थोड़ा डाइवर्ट कर सकते हैं, प्रॉब्लम वो खत्म नहीं कर सकते। एक बात सुनिए, जो बहुत ज्यादा एड भी चल रहा है, ओके, कहते कि अगर आप हमें डेट ऑफ बर्थ बता दोगे तो हम आपकी जो या आपका ब्रेकअप हुआ है, जिनके साथ ब्रेकअप हुआ है, उनसे आपको या तो वापस कर देंगे या आपको हम एक्चुअल बता देंगे कि हम दोनों के फ्यूचर है या नहीं है। तो ये किस तरह से वर्क करता है और क्या ये सच में रिजल्ट मिलता है? ये वही बात हो गई, जैसे मैंने आपका कुंडली देखा, मुझे परसों दिख रहा है कि आपका संपत्ति तारा है, नवतारा में आपका संपत्ति तारा है, पैसे आपको आने वाले हैं, और मैंने बोला कि आज तुम यहाँ पैसा रखो और परसों तुम्हें पैसा ना आए तो इससे 10 गुना पैसा लेके जाओ, क्योंकि मुझे पहले से दिख रहा है कि परसों आपका पैसा आने वाला है, और उस बिहाफ पे मैं अभी आपसे पैसे निकलवा लिया। और आपको लगे कि नहीं, शिवेश जी ने तो सही बात की भाई, उन्होंने बोला पैसे रखो और परसों पैसे आ गए, तो अब आप सोचो कि आपके साथ क्या हुआ है, ये स्कैम हुआ है। अच्छा शिवेश भाई, एक बात बताओ, ये अभी ना रिसेंट टाइम से एस्ट्रोलॉजी काफी बूस्ट हुआ है, ओके, उसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण, अब व्यक्ति जब ये आपको मार्केट जब बूस्ट हुआ है उस समय कोरोना आ गया था। okay. कोरोना में व्यक्ति मजबूर था खुद से बात करने के लिए, आइसोलेट हुआ, तो वो बहुत
बड़े स्तर पे व्यक्ति ने खुद से, बहुत दिनों से लग रहा था कि एक ग्रुप ऑफ पीपल खुद से बात नहीं कर रहा था, जैसे दूसरे के लिए काम कर रहा था। उस बीच में देखिए एस्ट्रोलॉजी मार्केट, एस्ट्रोटॉक या कोई भी एप्लीकेशन एस्ट्रो से बहुत पहले से था। ज्योतिष कोई आज का चीज़ नहीं, बहुत पुराना विषय है, पर इसका मार्केट लोगों के बीच में क्यूरियोसिटी तब जगा जब लोगों को लगा अच्छा ऐसा भी होता है क्या, मेरे बारे में कोई मेरे डेट ऑफ बर्थ से बता सकते हैं क्या। तो फिर इसका मार्केट दिनों दिन बढ़ा, पब्लिसिटी इसको मिली, और आने वाले टाइम में मैं आपको एकदम गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आने वाला 10 साल के बाद एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा विषय बनने वाला है जो आपके बच्चों का आने वाले एजुकेशन सिस्टम में, ये प्राइमरी एजुकेशन से जैसे ही सेकेंडरी में जाएगा, ज्योतिष एक पार्ट होगा। ओके हाँ ओके। अभी ना एस्ट्रोलॉजी 2-3 तरह का होता है। ओके, जो देखने को मिलता है, एक एआई के बेसिस पे भी एस्ट्रोलॉजी आया है, और एक जो नॉर्मल ह्यूमन प्रेडिक्शंस पे आता है। तो ये दोनों में डिफरेंसेस क्या है, कितना एक्यूरेसी है दोनों में? मैं यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा कि ह्यूमन और एआई ह्यूमन बेस्ड है, ठीक है, वो ह्यूमन के ही डाटा से, ह्यूमन के पास जो पता है उस चीज़ से। और एक ज्योतिष ऐसा होता है जो जिसको दैवज्ञवाणी कहते हैं, देवता द्वारा बोला जाता है। ओके। तो ये गॉड गिफ्ट मिलता है, ठीक है, ये गॉड गिफ्ट। जैसे कि अब मैं अपना उदाहरण दे दूं कि मैं लॉ का स्टूडेंट हूं, और मैंने ज्योतिष का मतलब जो एक होता है कि पढ़ना, मेरे घर में हर कोई पढ़े, पर सबका प्रिडिक्शन मेरे जैसे करेक्ट नहीं जा रहा है। और मेरे जेनेटिक साइकिल में शायद हम अपने परिवार के 6ठे पीढ़ी हैं जो ज्योतिष में आए, और हम आए नहीं है, मुझे लाया गया है। ज्योतिष चुनता है, ज्योतिष को हम नहीं चुन, जैसे कहते हैं ना कि गुरु हमें चुनता है, गुरु को हम नहीं चुनते हैं, ठीक वही ज्योतिष भी वही विषय है कि उसको चुनता है वो चीज़। और इसका आने वाले समय में बहुत बड़े लेवल में, हाँ, ये ऐसा नहीं है कि ये मिस्टीरियस है, इसको छुपाया जाए ये वो, इसका ये चीज़ आप कह सकते हो कि ये लॉजिकल है, लेकिन जो दूसरे को हील करे, ये क्वालिटी डेवलप करने वाली चीज़ नहीं, ये क्वालिटी ऑटोमेटिक बाय बॉर्न मिलती है मेरे हिसाब से, ह्यूमन से। हाँ ओके। तो एआई का जो है, जो एआई से भी अभी आ रहा है, उसका भी एक रोल प्ले होता है। हाँ। तो उसमें कितना परसेंटेज ट्रस्ट किया जा सकता है? ये आपको बता देगा कि कल का टाइम कैसा जाने वाला है, इसकी सिम्टम बता देगा, पॉसिबिलिटी बता देगा। जैसे कल बारिश होगी या नहीं होगी, ये हम वेदर रिपोर्ट से, वेदर रिपोर्ट कैसे वर्क करता है, चंद्रमा के प्लेसमेंट आप देख रहे हो कि आज प्लेनेट का क्या कैसे है, यहाँ पे बादल का मात्रा मतलब वाटर एलिमेंट यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे बारिश होगा। तो मौसम विभाग आपको एक अनुमान देता है यहाँ पे, और कई बार सच होता है, कई बार गलत होता है, लेकिन देववाणी से निकला हुआ, जैसे कि हमारे पुरी वाले शंकराचार्य, उनके द्वारा जो भी बात आज हमको मिल रहा है बात, तो वो सब बात अकाट्य है, वो बात कट ही नहीं सकती अगर कोई, क्योंकि उन्होंने बोला था कि 2020 के बारे में जो प्रिडिक्शन था, मतलब वो पुराने ऋषि मुनि जो लिख के गए, आने वाले 2000 जैसे 25-26 के बारे में उन्होंने बताया कि बहुत विध्वंस होने वाला है। 25-26 अभी तो स्टार्टिंग हुआ है, देख रहे हो कि जैसे लैंडस्लाइडिंग, ये पानी का जो भी पानी से जुड़ा हुआ एरिया, ये मेरा प्रिडिक्शन नहीं, ये पहले से कोई करके गए हैं, और वो अकाट्यवाणी, और ये एस्ट्रोलॉजी से आया है, और ये सारा एस्ट्रोलॉजी से आया है। आने वाला 100 साल का पंचांग अगर कोई बना के दे रहा है कि आने वाले, आज मान लीजिए आप बोलोगे कि सन इतने डिग्री पे है, मैं बोलूंगा कि यही चीज 2036 में सन कितने डिग्री पे हुआ, वो कैलकुलेशन से निकाल सकते हो आप। ओके हाँ ओके। अगर किसी को बेबी कंसीव करने में इश्यू हो रहा है, तो एस्ट्रोलॉजर किस वे में हेल्प कर सकता है? देखिए, एस्ट्रोलॉजर जैसे कि सबसे पहले उनके कुंडली के पंचम भाव को देखेंगे, और पंचम भाव का जो स्वामी है वो कहाँ प्लेस्ड है, या पंचम भाव पे कोई पापक ग्रह देख रहा है, या किसी भी कारण से पंचमेश या पंचम भाव जो 5th हाउस लॉर्ड जो हमको जेनेटिक साइकिल को आगे बढ़ाता है, वो लड़के और लड़की कुंडली में अगर कोई भी पापक ग्रह का है, तो उनको बेबी हाउस में थोड़ा सा दिक्कत आने को देखने को मिलता है। 100 में 2% ऐसे केस होते हैं जहाँ पे एस्ट्रोलॉजर कुछ भी नहीं कर सकते, वहाँ बेबी नहीं होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव फैक्टर ये है कि उनका ये अंतिम जन्म है और यहीं पे उनका प्रारब्ध खत्म होता है, अब वो ईश्वर के गति में जा रहे हैं, मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। बेबी तभी होता है किसी व्यक्ति को जब उसका मतलब एक ऋण मुक्त के लिए होता है, मतलब उसका ऋण या तो कुछ बचा हुआ है या ऋण उसको मतलब मुक्ति के लिए, मतलब
तर्पण जैसे कि हिंदू जेनेटिक्स में चलता है। तो ये एक विषय है। अब प्रॉब्लम जैसे आ रही है बेबी होने में, इज देयर एनी साइंस, मतलब कोई ऐसा साइन है, साइंस नहीं, हाँ कोई ऐसा साइन है जो हमारी ग्रह की मुताबिक एक साइन देता है कि नहीं आपके बच्चे होंगे, हो सकता है टाइम लगेगा, इस तरह का कुछ? हाँ, जैसे कि अब एक ज्योतिष में एक सूत्र मैं आपके माध्यम से, पॉडकास्ट के माध्यम से शेयर कर देता हूँ। किसी के पंचम भाव में अगर सूर्य है, अब कहता है पंचमेश तो सूर्य होता है, पंचम स्थान का स्वामी भी सूर्य है, लेकिन पंचम स्थान पे सूर्य है तो मैं 100 में 99% कुंडली में देखा हूं कि उसका फर्स्ट चाइल्ड मिसकैरेज होता है। ओके। हाँ, इसका कारण क्या है? सॉरी मैं आपको रोक कारण रहा हूँ। ये है कि सूर्य जहां बैठता है वहां तपाता है, जहां देखता है वहां फेम देता है। फिर उसको जब चाइल्ड कंसीव होता है, जब वो दुनिया में उसके संतान होते हैं, तो उसके संतान से अच्छे पराक्रमी संतान भी किसी के नहीं होते। क्या उसको सेव करने का कोई उपाय? बिल्कुल है। आप नारायण की उपासना कीजिए। संतान गोपाल महामंत्र सबसे अच्छा उपाय है उसका जाप। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई क्रिश्चियन क्लाइंट आया, वो नहीं करेगा संतान, क्योंकि बोलता है कि ये मेरे रिचुअल्स के खिलाफ है, तो मैं उनको कहूंगा कि आप अपने बेडरूम का कलर ऑफ वाइट कलर रखिए। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आप साउथ ईस्ट कॉर्नर में अपने बेडरूम में मोर पंख लगाइए, और नॉर्थ ईस्ट में आप किसी भी एक बच्चे का छवि लगा दीजिए। ये लाल किताब का एक उपाय है जो मैंने बहुत सारे क्लाइंट पे ये चीज़ किया है और रिजल्ट मेरे सामने है। तो जब रिजल्ट सामने आता है तो मेरा विश्वास और दृढ़ बना है। वैसे मैं मोस्टली केस में संतान गोपाल महामंत्र का, और कंसीव नहीं होने का सबसे मेन कारण है कि उनका वास्तु खराब होता है। वास्तु का इसमें सबसे बड़ा रोल है। और जो कंसीव का जो गर्भ धारण का टाइम है, पहले के राजा जैसे आज उनको युवराज चाहिए तो ज्योतिष से सलाह लेके जाते थे कि आज किस रानी के पास जाऊं और किस कमरे में सोऊं, पलंग का दिशा किस रूप से होना चाहिए, हर एक चीज मैटर करता है। तो पहले ये सब चीज का मुहूर्त निकलता था, अब तो खैर ये एक विलुप्त तो होता जा रहा है दिनों दिन। ओके। मैं एक और सवाल, एक चीज जानना चाहूंगा, जो एस्ट्रोलॉजी है, ओके, इसमें भगवत गीता में इसके बारे में क्या कहा है? पूरा तो एस्ट्रोलॉजी भगवत गीता में, मतलब संपूर्ण रूप से एस्ट्रोलॉजी ही सारा बात कह रहा है। ओके। और कालखंड में क्या लिखा है ये नारायण को सब बात पहले से पता था। ओके। पर वो कर्म के क्यों ना क्यों कर्म एक होना चाहिए और कर्म एग्जिस्ट करता है, ये रिप्रेजेंट करने के लिए इतना चीज हुआ। अब एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, द्रौपदी। माँ द्रौपदी के कहीं ना कहीं मुख्य भूमिका है महाभारत में, और शांति की स्थापना हुई युद्ध के बाद। मैं इसको ज्यादा विस्तार में नहीं कहूंगा, द्रौपदी जी के कुंडली पे आ जाऊंगा। बस स्पष्ट वर्णित है कि द्रौपदी जी के कुंडली में छठे भाव में बृहस्पति था। और बृहस्पति के बारे में ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि बृहस्पति जहां बैठता है उस भाव के फल में कमी लाता है। मतलब क्योंकि भारी प्लैनेट है, वो जहां बैठेगा उसको भाव के फल में थोड़ा कमी लाता है, जहां देखता है वहां उन्नति होता है। तो जब शत्रु के भाव में बृहस्पति बैठेगा, अगर किसी के 6th हाउस में जुपिटर है, ये पॉडकास्ट के माध्यम से और भी लोग सुन सकते हैं कि जिनके भी छठे में बृहस्पति है, अब बृहस्पति जैसा ग्रह जब छठे में चला गया तो और भी जो चीज हो सकता था नहीं हुआ, लेकिन एक चीज में बहुत अच्छा है कि जब जब उसको डिफेम होगा, ईश्वर उसका इज्जत बचाएगा और उसके शत्रु खुद ब खुद नाश हो जाएंगे और जड़ से नाश होंगे। ओके। तो 6th हाउस का जुपिटर प्रबल शत्रुहंता योग देता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या देगा? थोड़ा पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम दे देगा, थोड़ा डायबिटीज का इशू दे देगा। वो डिपेंड करता है और भी प्लैनेट का दृष्टि से, और मतलब अगर युति में है। लेकिन छठे का बृहस्पति इतना आपको जरूर देता है, दुश्मन आप पे प्रहार कर रहा है, आपका बेइज्जती कर रहा है, आप रिएक्ट मत करो, आप शांत हो जाओ, ऑटोमेटिक दुश्मन बर्बाद होता हुआ दिखेगा। ओके। मेरे साथ ना, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं, आई जनरली फील, ओके, मेरे पास अगर मैं अपनी हिस्ट्री देखूं कि जब दुश्मन की बात आती है ना, पता नहीं यार मेरे साथ क्या होता है, अगर मेरे साथ कोई ऐसे अनबन करते हैं ना, आई ऑल हैव सीन दोज पीपल, दे हैव सफर। मुझे नहीं पता मेरे में क्या आप है। रिएक्ट करते हो या नहीं करते हो? मैं रिएक्ट नहीं करता। तो आपका 100% 6th हाउस में कोई शुभ ग्रह होगा, और शुभ ग्रह में बृहस्पति का प्रधानता सबसे ज्यादा है छठे में।
क्योंकि आप किसी भी देवज्ञ ज्योतिष से पूछोगे तो छठे में बृहस्पति को अच्छा नहीं मानते हो। उसको लाल किताब में मुफ्तखोर साधु की संज्ञा दी गई है। अच्छा। उसको बैठे बैठे सब चीज मिल जाता है, क्योंकि पंचम दृष्टि कर्म स्थान पे पड़ रही है, सप्तम दृष्टि व्यय पे पड़ रही है, उसके खर्चे कैसे चलती है उसको खुद नहीं पता है, नवम दृष्टि धन भाव पे पड़ रही है, तो बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। लेकिन जो बृहस्पति उसको और भी कुछ दे सकता था, वो चीज मतलब उसको सिर्फ क्रिटिसाइज से बचना चाहिए, वो किसी का निंदा ना करे। फिर उसके खिलाफ अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है और वो व्यक्ति एग्जिस्ट कर रहा है, ये पॉसिबिलिटी बहुत कम बनती है एस्ट्रोलॉजी। ओके। दो तरह का लोग होते हैं, एक साधु होता है, एक ज्योतिष होता है जो कि एस्ट्रोलॉजी देखता है। ओके, तो मुझे ये जानना है कि एक साधु को कैसे दिखा जाता है और एक ज्योतिष कैसे बनता है, एक्चुअल ज्योतिष जो बनता है। अब देखिए इसमें क्या है कि एक आध्यात्मिक ज्ञान है और एक लौकिक ज्ञान है। ये दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, जो समर्पण से जो चीज प्राप्त हो सकता है, मुझे इसका रिजल्ट क्या होगा मुझे उसका नहीं परवाह, तुम मेरी माँ हो, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, अब तुमको रोटी देना है तो मैं आज खाऊंगा, नहीं देना है तो उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। ये साधु प्रवृत्ति है, मतलब त्यागी पुरुष। और जो लौकिक ज्ञान है, जो हमको दादी माँ से मिली या फिर हमको अपने गुरु से मिला, या जो एक हमको समाज के किसी न किसी जरिए से ज्ञान प्राप्त हो रहा है, उसी का अंग एक ज्योतिष है। कि ज्योतिष आपको एक कैलकुलेशन मैथमेटिक्स सिखा रहा है कि ये प्लैनेट यहाँ पे इस समय आएगा तो इसका ये इफेक्ट होगा, ये यहाँ जाएगा तो इसका ये इफेक्ट होगा। तो इस दोनों की कोई तुलना नहीं, क्योंकि एक स्पिरिचुअल इंसान का प्रिडिक्शन, एक स्पिरिचुअल इंसान बनेगा ये ज्योतिष भले बता सकता है, पर स्पिरिचुअल इंसान किस हद तक स्पिरिचुअलिटी तक जाएगा ये ज्योतिष बिल्कुल नहीं बता सकता। इसलिए आप देखोगे ज्योतिषी स्पिरिचुअल इंसान का प्रिडिक्शन करने से थोड़ा सा मतलब ये कंफर्टेबल नहीं होते हैं या सही प्रिडिक्शन नहीं दे पाते। क्योंकि एक स्पिरिचुअल इंसान असीमित है, वो सीमित, क्योंकि आप जैसे किसी चीज को मानते हो, जैसे आप मान लो आप ब्राह्मण हो, आपके घर में एक कल्चर बना दिया गया कि आपको सिखा रखना है, आपको संध्या वंदना करना है, आपको वो थोपा गया है, ठीक है। वो आपका आत्मा जब अपना रहा है तब आप उसको मान रहे हो तो बहुत अच्छी चीज है। आपसे जबरदस्ती करवा, क्योंकि ज्ञान अंदर से आती है और आदेश बाहर से आता है, तो जो चीज बाहर से आता है वो ज्ञान हो ही नहीं सकता है जब तक आत्मा स्वीकार न करे। मेरा आत्मा अगर उस चीज को स्वीकार कर रहा है वो सच्चा ज्ञान है, मेरा आत्मा स्वीकार नहीं कर रहा है तो जिस पथ पे मुझे वो बढ़ना है उस पथ में वो बाधा का काम करेगा, क्योंकि विषस्य विषमोकधम, विष ही विष को काटता है। तो अब वो जहर है या नहीं है, और मेरे अंदर जहर है या मेरे अंदर अमृत है, सामने वाला चीज अमृत है तो उस चीज को बुस्ट करेगा, नहीं है तो उसके मात्रा को कमी करेगा, हम अनबैलेंस रहेंगे। इसलिए हमें हमेशा आत्मा से कनेक्ट रहना चाहिए। हमें कोई बाहरी चीज सुनना सबका चाहिए, करना हमेशा आत्मा का चाहिए, मेरा तो ये मानना है। ओके। मुझे एक और चीज जानना है कि हिंदू धर्म में सबसे बड़ा चीज आपको क्या दिखता है? त्याग। क्या क्या त्याग होता है इसमें? त्याग जैसे कि बच्चा जन्म लिया और बच्चे के जन्म से जो उसका परवरिश है, अगर सच में हिंदू धर्म को फॉलो करता है, जो वे ऑफ हिंदू लाइफ, तो आप देखोगे कि बच्चा के जन्म से उसको, अभी के हिंदू लाइफ से तो मैं बिल्कुल रिलेट नहीं करूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी हिंदू के बच्चों में जो सबसे बड़ा विध्वंस अगर कोई कर रहा है तो उसकी माँ करती है। मतलब ये इसका मैं प्रमाण दे सकता हूँ। दुनिया में कोई भी संबंध अपेक्षा से, मतलब अपेक्षा पे ही टिका है। आज कोई भी संबंध, जैसे कि मान लीजिए मेरा कोई मित्र है और मुझे उससे कोई अपेक्षा है कि ये मित्र मेरे को काम आएगा, और वो अपेक्षा उसके सामने खुला हुआ है, तो मेरा उसका संबंध बहुत लंबा जाएगा। और मैं उसको डिप्लोमेसी के तौर पे उसको बता नहीं रहा हूँ, पर इंटरनल मैं उसके पीठ पीछे जाल बूंद रहा हूँ, और जैसे मेरा लोभ सिद्ध हुआ मैं उसको दूध में पकी मक्खी के बराबर उठा के फेंक दिया, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं छल है, इसका मुझे आज न कल भोगना पड़ेगा ही। एक माँ अपने बच्चे को जब पालती है तो बोलती है कि मैं, माँ निस्वार्थ है, सही बात है। माँ जैसे मतलब कैरेक्टर के लिए मुझे स्वार्थ शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, पर मैं यहाँ क्षमा के साथ आगे बढ़ना चाहूंगा कि
क्योंकि ऐसा कोई संबंध मुझे दिख ही नहीं रहा जिसमें अपेक्षा ना हो। अपेक्षा स्वार्थ का पर्याय है। एक माँ भी अपने बच्चों से अपेक्षा रखती है कि कोक का बदनामी ना करे। अब बस इसीलिए उनके लिए थोड़ा सद्भावना है कि उनका अपेक्षा खुला हुआ है। तो जो खुला हुआ अपेक्षा है उस स्वार्थ का भी सम्मान होना चाहिए, और जो खुला हुआ अपेक्षा नहीं उसका कभी सम्मान नहीं, वो छल है और वो सदा छल ही रहेगा। और अब मैं इसलिए बोला कि माँ एक मुख्य कारण है हिंदू इकोसिस्टम में जो बच्चे आज के डेट में सही पोजीशन पे नहीं पहुंच रहा है। इसका मेन कारण है गुरुकुल। मातृमोह। आप बच्चा को खूब प्यार दो, आपकी औकात अगर 1 करोड़ की, मैं कहता हूं 10 करोड़ की करो, कर्ज लेके कर दो, वो भी क्षम्य, वो भी बैलेंस हो जाएगा। लेकिन जब बच्चा का युवावस्था आता है तो उसका गाइडेंस हमेशा टीचर का गाइडेंस होना चाहिए। मातृमोह बहुत, क्योंकि मातृमोह पितृमोह, इसमें जो जिस समय इंजन बनता रहता है, जिस समय बौद्धिक क्षमता 12 के बाद जो विकास होती है, उस समय अगर मातृमोह पितृमोह में कोई बच्चा है तो 100 में 2 माता पिता ऐसे हैं जिनको पता है कि पेरेंटिंग गाइडेंस कैसा होता है। 98% फलाना का बेटा वो कलर का कपड़ा पहना है तो मेरा भी बेटा वो कलर का पहनेगा। अब उस पर वो कलर सूट करेगा कि नहीं करेगा ये देखने का नजरिया सबके पास नहीं। तो ये सबसे बड़ा चीज है कि एक ऐसा सिस्टम बनाओ कि किसी को अगर नजरिया हो या ना हो, हमारा आने वाला जनरेशन ना खराब हो। तो ये एजुकेशन सिस्टम हमारा बहुत खराब हो चुका है, बहुत। देखो, एजुकेशन कहीं ना कहीं तो सही है ना, मतलब सोसाइटी के लिए एजुकेशन की वजह से हम इवॉल्व हुए, आज हमारे पास अच्छा घर है, आज हमारे पास, मेरे हिसाब से देखो धर्म क्या हमारी ज़िंदगी में रोल प्ले करता है, तो एक ही रोल प्ले करता है कि हमारे वे ऑफ लाइफ को बेटर बनाता है, रहने का तरीका, ओके, रिलेशन, ओके, फैमिली के साथ कनेक्शन विद अदर पीपल, दूसरे को रिस्पेक्ट कैसे करना है, सम्मान कैसे करना है, इस तरह से धर्म एक रोल प्ले करता है हमारी ज़िंदगी में। पर ये एजुकेशन की बात है, एजुकेशन क्या है, हम जहाँ से आए हैं, अगर हम हिस्ट्री देखें अपनी, ओके, फ्रॉम आवर अगर आप हिस्ट्री देखेंगे, हिस्ट्री में हमारे पास किस तरह का घर थे, आज हमारे पास किस तरह का घर है, देखा जाए तो पहले से बेटर है। कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन, मुझे लगता है कि हमारी एजुकेशन एक अच्छा रोल प्ले करता है। इसमें एक इम्पैक्ट जरूर आता है, जो एजुकेशन है हमारे ज़िंदगी में, ओके, जिससे आज की जनरेशन में थोड़ा अलग दिखता है, आप जैसे बता रहे थे, ठीक है, एक अलग तरह से रिप्रेजेंट करते हैं उस रिलीजन को, धर्म को, ओके, जो कहीं ना कहीं वो इफेक्ट करते हैं रिलीजन को। इज दैट, यही आप कहना चाह रहे थे, राइट? जी, जैसे कि एक सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष, पॉजिटिव फैक्टर, नेगेटिव फैक्टर है। तो नया चीज अगर हमारा घर एक और मॉडिफाई हो रहा है, एक अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छी बात। तो मुझे ये जानना है कि आपके हिसाब से क्या नेगेटिव फैला रहा है, ऐसा क्या है? बस वही चीज पे आ रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया सकारात्मक पक्ष, नकारात्मक पक्ष। हमारा घर पहले से तो बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा। हमारे घर का जो कल्चर था, घर में साथ बैठ के खाने का, वो दिनों दिन विलुप्त हो गया। ठीक, किसी चीज का अगर सकारात्मक पक्ष है तो नकारात्मक पक्ष भी है। हम अपने आप को डेवलप तो कर रहे हैं, लेकिन मेंटल लेवल पे हम अपने आप को कितना, आज आप बोल रहे हो एस्ट्रोलॉजी का मार्केट बढ़ा है, और इस चीज़ से मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। आप एस्ट्रोलॉजर के पास कब जा रहे हो? जब या तो आप दूरदृष्टि का सोच रहे हो तब जा रहे हो, और 98% लोग तब जा रहे हैं जब वो दुखी होते हैं। आज से अगर हिस्ट्री में देखेंगे तब ये इसके बाद लोग कम जाया करते थे, आज क्यों ज्यादा जा रहे हैं? नहीं, पहले भी जाते थे। अब आप मान लो कि भारत में बहुत सारे आक्रांत आए हैं, जैसे कि ब्रिटिश आया, मुगल आए, बहुत सारे ऐसे चीज आए। उन्होंने जो उनको विध्वंस मचाना था मचाए, पर उन्होंने कभी ज्योतिष को विध्वंस नहीं मचाया। वो अपने पर्सनल लेवल पे ज्योतिषी जरूर रखे हैं। या आप सर्च कर लो, जितने भी राजा महाराजा, चाहे मुगल एम्पायर के हो या ब्रिटिश के हो, उनके अपने पर्सनल करीबी लोगों में एक ज्योतिषी जरूर रहता था। और वो कोई आपको मस्जिद का व्यक्ति या कोई चर्च का व्यक्ति नहीं, वो आपको जनेऊधारी ब्राह्मण ही दिखता था। वो उसको जनेऊ भी पहनने देते थे, ऐसा नहीं कि उसका जनेऊ उतरवा देते। क्यों? क्योंकि उनका काम का चीज था। तो जब हमको अपना निजी स्वार्थ का कोई चीज होता है तो हम उसके सामने अपना लीडरशिप का भी प्रिंसिपल चेंज कर लेते हैं। ये हम अपनी इतिहास से सीख सकते हैं। और दूसरी बात कि जैसे आपने बोला धर्म क्या सिखाता है, तो धर्म, जैसे आप हाथी की सवारी कर रहे हो
और हाथी का लगाम अगर आपके हाथ में नहीं है तो हाथी कब पटकेगा, कब उछालेगा, यही धर्म सिखाता है। शिक्षा जरूरी है, शिक्षा के बाद है धर्म, ठीक है। पंचम भाव से आपके शिक्षा को देखते हैं, नवम भाव से आपके धर्म को देखते हैं, पर धर्म का आगमन आपके जीवन में द्वितीय भाव से ही, जब आप माँ बोलना सीखते हो, संस्कार के माध्यम से धर्म आना शुरू हो जाता है। वाणी से ही सबसे पहला धर्म का आदान प्रदान होता है। तो अब धर्म का देखने का दृष्टि, अब एक व्यापारी के लिए धर्म है उसका सामान बेचना, एक टीचर का धर्म है उसका नॉलेज को डिलीवर करना। तो ठीक आपका धर्म क्या है वो आपको जानना है। एक बेसिक धर्म मानवता धर्म है जो उस विषय पे हर जातक को, हर जातिका को, मतलब जैसे आप मान लो भारत के राजा हो, आप प्रधानमंत्री हो, तो आपका निजी दायित्व बनता है आप सबको आजादी दो। लेकिन कुछ बेसिक धर्म है, जैसे आप लॉ एंड ऑर्डर चलाते हो ना, तो लॉ एंड ऑर्डर क्या है, धर्म है। तो उसी हिसाब से वो देश का धर्म है, ठीक है। उसी हिसाब से परिवार का भी एक धर्म होता होगा, एक पुत्र का भी धर्म होता होगा, एक पिता का भी। तो कोई भी व्यक्ति पूरा धर्म पे नहीं चल सकता है क्योंकि ये कलयुग है, लेकिन हर व्यक्ति हर हद तक चल सकता है। तो कोई व्यक्ति बहुत अच्छा पद को प्राप्त करता है, कोई थोड़ा कमी को प्राप्त करता है। अब हर व्यक्ति अंबानी के यहाँ तो नहीं जन्म ले रहा है, कोई व्यक्ति रिक्शा वाले के यहाँ भी जन्म ले रहा है। तो अपने जो धर्म संचित किया है उसी हिसाब से उसको परिवार मिलता है। ये चीज ओके। एक बात बताओ, ये हर धर्म में ना आजकल जो मैं देख रहा हूँ, ओके, धर्म को लेके बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स है, चाहे किसी भी रिलीजन की बात करें, ओके, इवन आई एम नॉट सेइंग अबाउट इन इंडिया, पूरी दुनिया में, ओके, हर धर्म को लेके कोई ना कोई प्रॉब्लमिक चीज चल रहा है। तो लोगों के अंदर ना धार्मिक चीजें है या नहीं है पता नहीं, पर इंसानियत जो है ना उसमें बदलाव जरूर दिख रहा है। तो मुझे एज आप एस्ट्रोलॉजर, एज अ हिंदुइज्म की नॉलेज के हिसाब से आप मुझे बताइए कि एक असली इंसानियत क्या बोलते हैं, हिंदुइज्म में क्या बोलते हैं? देखिए, हम हिंदुइज्म में यही चीज सीखे हैं, मतलब पढ़े या जाने, जो भी कह लीजिए, कि त्याग सबसे बड़ा धर्म है। त्याग से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और कलयुग में एक ही धर्म कहा गया कि मान्य रहेगा, वो है दान। तो दान कहीं ना कहीं त्याग को ही रिप्रेजेंट करता है, मतलब देना। और त्याग के अलावा अगर कोई चीज है, कोई भी धर्म आप कर रहे हो, तो उसमें कहीं ना कहीं आपका एक अपेक्षा जुड़ा हुआ, एक अपेक्षा जैसे ही आ गया तो स्वार्थ आ गया, और स्वार्थ आ गया तो एक डील हो रहा है वहां पे। तो एक डीलिंग चल रहा है, और प्रॉफिटेबल भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। हिंदू धर्म का सबसे अच्छा चीज अगर कुछ है तो आप देखो कि इनका जो लिबरल स्वभाव है। जैसे आज मान लीजिए कि सबसे अगर चाइना हमसे इतना जलता क्यों है, क्योंकि चीनी सभ्यता दूसरी सभ्यता है एंशिएंट सिविलाइजेशन में, जो अपनी मतलब ये जम्बूद्वीप की सभ्यता है, उसके बाद जो सभ्यता है वो चीनी सभ्यता है। और इस सभ्यता ये अगर मिट जाए, हिंदू की अपना इंडस सिविलाइजेशन, तो उसके बाद चीनी सभ्यता ही सबसे प्राचीन सभ्यता रहेगी। और सबसे प्राचीन सभ्यता, उसका अपना एक भी मुल्क नहीं है। तो इससे अच्छा चीज और क्या होगा। और इस पे हमको कोई दुख नहीं है, हमको नहीं चाहिए। हमको बस इतना ही चाहिए कि जो ज्ञान, आज आप पॉलिटिकल साइंस की बात करो, मैं थोड़ा सा टॉपिक से, द ग्रीक फिलोसफर हैज सेड दैट, तो इंडियन फिलोसफर क्या कर रहे थे, खैनी चुना रहे थे क्या? है सारा वेद में, वेदांत में सारा चीज है, सारा चीज यहाँ से ले गया और उसको नाम चेंज कर दिए। तो मतलब वो जीरो हमने दिया। बड़े जैसे अभी आर्यभट्ट का आप बात कर लो, सारा चीज यहाँ, सबसे पुराना सिविलाइजेशन, सबसे पुराना ग्रंथ हमारा, और जो मेन डिप्लोमेट पुस्तक है जो आज दुनिया में सबसे ज्यादा जाना जा रहा है, वो सारा वेस्टर्न में आ गया। हमारा विश्वविद्यालय जलाया जा रहा है तो वो 8-8 महीना 9-9 महीना इतना पुस्तक है जो जल रहा है। तो ऐसा क्या कमी था उसमें? यही उस समय के और आज उसमें थोड़ा बदलाव आ रहा है। ये अभी जो आपने जेनजी जनरेशन बोला ना, ये इसमें बदलाव ला रहा है। इसके लिए हमेशा क्रेडिट का अधिकारी रहेगा। ये बोलता है आप मेरा सम्मान कीजिएगा तो हम आपका सम्मान करेंगे, नहीं कीजिएगा तो हम भी नहीं करेंगे। पहले के जो जनरेशन थे उनको, अरे वो गलत है तो क्या हम भी गलत हो जाएं, हम अपना इंसानी, वो जैसे पहले क्या था, एक उदाहरण है, एक ऋषि को एक बिच्छू काट रहा था,
तो बिच्छू बार बार पानी में बह रहा था, तो बिच्छू को बार बार उठा के ले आ रहे थे, बिच्छू फिर डंक मार रहा था। तो बोला कि बिच्छू आपको बार बार काट रहा है और आप उसको ये नहीं कर रहे हैं, मार नहीं रहे हैं, उल्टा उसको बार बार बचा रहे हैं। बोले वो बिच्छू होके अपना डंक मारने का प्रवृत्ति नहीं छोड़ सकता है, तो हम साधु होके उसको बचाने का प्रवृत्ति कैसे छोड़ सकते हैं। तो इसका जो मिश्रण वर्जन आया है, जेनजी जनरेशन जो अभी आप जिसको बात कर रहे हो, जो ये 2001-2 के बाद जो जन्मे, ये बोलते हैं नहीं, बिच्छू अगर हमको डंक मारेगा तो हम इस समाज से ही बिच्छू प्रजाति ही खत्म कर देंगे। ये चाणक्य के थ्योरी पे चल रहे हैं। जैसे चाणक्य का एक स्टोरी मैं आपको शेयर करता हूँ थोड़ा इस बहाने, कि चाणक्य एक बार रास्ता से गुजर रहे थे अपने शिष्य के साथ, उनको शिष्य मतलब एक कांटा चुभ गया। तो कांटा चुभ गया, कांटा का पेड़ सामने में था, सामने में बढ़ई भी बैठा हुआ, तो उससे कुल्हाड़ी लेके वो पेड़ को काट सकते थे। वो गए 20 रुपए का दही लेके आए, मट्ठा, और दही को जड़ में डाल दिए। तो शिष्य ने पूछा कि ये गुरुदेव आपको कांटा का पेड़, वो कांटा चुभा दी, मतलब चुभ गया, और यहाँ आने जाने वाले सभी रास्ते जो भी इधर से क्रॉस करेंगे सबको कांटा चुभेगा, आप उसको दही पिला रहे हो। तो बोले मैं दही नहीं पिला रहा हूँ, मैं इसकी मृत्यु का आगमन दे रहा हूँ, क्योंकि अब मैंने जिसको दही पिलाया है, अब दुनिया भर की जितनी चींटियां हैं सब यहाँ पहुंचेगी और इसको जड़ से खत्म कर, सुखा के राख कर देगी। अभी मैं इसको काट देता, इसका जड़ खत्म नहीं होता, फिर ये पनपती, फिर किसी कालखंड में ये चुभती। तो इसको जड़ से, तो ये जड़ से खत्म करने वाला जो थ्योरी है, ये अभी ये जो जेनजी जनरेशन जिसको आप कह रहे हो, ये जड़ से खत्म हमको लगता है कि करने में कुछ हद तक सफल जरूर होगी, पहले के मुताबिक। कोई भी इंसान कितना पैसा कमा सकता है, क्या ये एस्ट्रोलॉजर बता सकता है? आपके भाग्य में जितना लिखा है उससे ज्यादा कुछ नहीं कमा, मतलब बता सकता है? बिल्कुल बता सकता है। और आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं एक लास्ट में एक चीज जरूर दूंगा, जिससे जो सबको जान लेना चाहिए, या फिर कहता हूँ एग्जामिन कर लेना। मैं एक सूत्र दूंगा कि कौन व्यक्ति कहाँ मरेगा, किस स्थान पे उसकी अंतिम सांस चलेगी, किस कारण से वो मरेगा, और मरने वक्त उसकी मतलब उसका वे क्या होगा, ये बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। आप किसी बड़े हुए व्यक्ति का आप कुंडली निकालो, मुझे मत बताओ, मैं बता दूंगा उसके, बस उसका डिटेल्स होना चाहिए मेरे पास, डिटेल, हाँ, बर्थ डिटेल्स। वो मेरे को बस इतना कह दे, जिस चीज को मानता है उस चीज को मान के कह दे कि ये डिटेल्स एकदम एक्यूरेट है, और फिर मेरी बात को गलत सिद्ध कर दे, मैं आजीवन उसका शिष्य बनने को तैयार हूँ। वो जो बोलेगा उठ तो उठ, मैं बोलूँगा, बोलेगा बैठ तो बैठ, मैं दोनों चीजें, क्योंकि ये सूत्र मैंने कम से कम 100 मरे हुए लोगों पे आजमाया है, और 1 से मरने वाले लोग पे आजमा रहा हूँ, जो मेरे मतलब ये हैं, और ये सूत्र अभी तक गलत नहीं हुआ। बस इसमें ज्योतिष का एक, अगर ये कोई जान लेगा फिर क्या उनके अंदर एक डर नहीं पैदा होगा? इसीलिए बताना निर्देश नहीं है। True. Okay. Thank you so much for coming. Thank you. Your story is very inspiring, and the way you represent the thoughts, जैसे आप बताते हो। Thank you so much for coming.